अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी हैं जिनको हासिल करने के लिए आपको इंग्लिश एसे का पेपर जो है वो पास करना पड़ता है। वो असिस्टेंट की जॉब हो, असिस्टेंट डायरेक्टर की हो, म्यूनसिपल ऑफिसर की हो, तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की, लीगल इंस्पेक्टर की। इसके अलावा ढेरों जॉब्स हैं जिसमें आपको इंग्लिश एसे का जो पेपर है वो पास करना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। और even I dare to say that in this saturated job market, if you want to get a government job, English essay is the single most important thing for you. अभी जो म्यूनसिपल ऑफिसर का जो है वो रिजल्ट आया है, तो उसमें 5,000 बच्चे हैं मेरे ख्याल में जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है। अब जबकि सीटें जो है मेरे ख्याल में कोई 20 हैं या 20 से कुछ ज़्यादा हैं, तो ये वो कैंडिडेट्स होंगे जिनको ये जॉब्स मिलेगी जिनका एसे सबसे अच्छा होगा। सो इन दैट कैपेसिटी इंग्लिश एसे इज़ द मेक और ब्रेक थिंग फॉर यू, और इसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और इसमें अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू ऑल दिस द आर्ट ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग, और हम इसमें देखेंगे कि इन एग्ज़ाम्स में किस टाइप के एसेज आते हैं। लाइक जनरली इसमें जो है वो एक्सपोजिटरी या इन्फॉर्मेटिव एसेज होते हैं या आर्गूमेंटेटिव एसेज होते हैं, और इन एसेज को हमने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कैसे अटेम्प्ट करना है, और ये कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है। और इसमें एक आर्ट मैंने इसको इसलिए कहा है क्योंकि आपको ऐसे लिखने का एक तरीका होता है। लाइक इसमें कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, आपने उसको भी फॉलो करना है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी आपने उसमें अपनी दिखानी है, आपके क्रिटिकल स्किल्स भी वो देख रहे होते हैं। एट द सेम टाइम जो है वो आपने मतलब है कि इसको एक फॉर्मल अंदाज में जो है वो लिखना है, और इसकी हमें आदत होती नहीं है। तो इस लिहाज से इस सब को जब हमने बना के लिखना होता है तो वो इतना आसान नहीं होता, और उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो एसेज हैं इनमें हम हाई स्कोर कैसे हासिल कर सकते हैं ताकि हम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाएं जॉब हासिल करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ रिजवान बोसन एंड सिंस 2022 आई हैव बीन टीचिंग एट इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 इस्लामाबाद। और ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इंग्लिश लेक्चर का एग्ज़ाम था जो मैंने 2022 में पास किया। 2022 में मैंने PPS इंग्लिश लेक्चर का एग्ज़ाम भी पास किया। रिसेंटली मैंने सेनेट की असिस्टेंट डायरेक्टर की एक पोस्ट है, तो उसके लिए उसका जो रिटन एग्ज़ाम है वो मैंने पास किया है। और मुल्तान में जो कि मेरा होम टाउन है वहाँ पे भी मैं इंग्लिश इन जनरल और इंग्लिश एसे इन पर्टिकुलर मैंने जो है वो बच्चों को कुछ कोच किया है। और यहाँ इस्लामाबाद में भी ये जो है ना मैंने कुछ बच्चों को इसमें हेल्प की है। तो इन दैट कैपेसिटी इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव, अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश एसे होता क्या है। अब ये चीज़ तो बड़ी सादा जी, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन मुझे एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेने दें ताकि हमें पता चले कि ऐसे में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता, और इसकी फिर उस हिसाब से देखेंगे कि क्या डोंट्स हैं और क्या इसकी डूज हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसे इज a piece of formal writing where the writer expresses their thoughts on a given topic in an organized manner. ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ऐसे में कि फर्स्ट थिंग इज़ कि ये फॉर्मल राइटिंग है। फॉर्मल राइटिंग और जो कोलॉक्वियल या कन्वर्सेशनल राइटिंग होती है और लैंग्वेज होती है उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। तो पहली चीज़ क्या है कि ये फॉर्मल राइटिंग है। दूसरी चीज़ क्या है, राइटर एक्सप्रेसेस देयर थॉट्स। इसमें आपके
मेन काम ऐसे का ये होता है कि दे वांट टू नो योर थॉट्स ऑन अ सर्टेन टॉपिक। ऐसे का सबसे बुनियादी मकसद ये होता है कि वो मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं, वो क्लाइमेट चेंज है, वो वुमेन एम्पावरमेंट है, वो करप्शन है, वो डेमोक्रेसी है, वो कोई भी और इस किस्म का टॉपिक है, तो उसके ऊपर आपके व्यूज जानना चाह रहे होते हैं, व्हाट डू यू थिंक। तो ये सबसे बुनियादी चीज है। और टॉपिक जो होता है वो आपको वो देते हैं, और करना आपने ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, अपनी नहीं छोड़नी होती। इंग्लिश ऐसे का एक स्ट्रक्चर होगा, इसमें एक इंट्रोडक्शन होगा, इसमें बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, इसमें कंक्लूजन होगा, और इवन जो पैराग्राफ राइटिंग है उसमें भी जनरली ऐसे किया जाता है कि आपका जो है ना पैराग्राफ, ओपनिंग पैराग्राफ जो है यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, पहली लाइन हुक होती है, दरमियान में आप मेन पॉइंट्स देते हैं, एंड आप करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को थीसिस स्टेटमेंट के साथ। बाकी जो आपके पैराग्राफ होते हैं उसमें बॉडी, उसमें टॉपिक सेंटेंस होता है, दरमियान में आपने फैक्ट्स फिगर्स देने होते हैं, एनालिसिस देना होता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मैनर बनता है। ऐसे नहीं कि आपने जैसे दिमाग में वो जो इनकोहेरेंट थॉट्स हैं आपने उनको पेज पे रख दिया। सो दिस इज नॉट द राइट वे। तो इन चार चीजों को आपने माइंड में रखना है कि इट्स अ फॉर्मल राइटिंग। मेन चीज ये है कि दे वांट टू असर्टेन योर थॉट्स ऑन अ टॉपिक, और आपने ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना है। ठीक है, ये है बेसिक चीज जो आपने लिखनी होती है। अच्छा, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ऐसे ये पीस ऑफ राइटिंग क्यों करवाया जाता है? ये इसलिए करवाया जाता है क्योंकि इसमें ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा होता है। लाइक जनरली हमें जो पढ़ाया गया कि फॉर्म और कंटेंट को वो देख रहे होते हैं कि भाई आपने लिखा कैसे और क्या लिखा। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें और हैं जो मैंने अपने हिसाब से मैंने वो ऐड की हैं, और इवन बाकी भी उसको मेंशन करते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या हो सकती है? हेडिंग हम बना लेते हैं कि what does the examiner expect from। तो जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और जानना इसलिए चाहते हैं कि हमें उसकी एक्सपेक्टेशंस का पता चलेगा तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे जो पहली चीज जो है ना वो होती है कंटेंट, यानी योर नॉलेज अबाउट द टॉपिक। तो जो सबसे बुनियादी चीज होती है वो होती है कंटेंट। इंग्लिश में एक कोटेशन है कि कंटेंट इज किंग, यानी जो कंटेंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ बच्चे जो होते हैं वो ऐसे यानी बाकी से बड़ा डिफरेंट लिख के आए होते हैं। मिसाल के तौर पे इंग्लिश ऐसे CSS में मिसाल के तौर पे देख लें, उसमें होता है कि ये 2500 से 3000 अगर आपने वर्ड का लिखना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं कि मैंने 800 लफ्ज़ का ऐसे लिखा, 1000 का, 1200 का, मेरा जो है ना वो बड़ा शानदार ऐसे पास हुआ है, मेरे 60 नंबर है, मेरे 70 नंबर हैं। इसी तरीके से और बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ है उसमें मेन चीज़ क्या होती है, उनका कंटेंट बड़ा शानदार होता है, उसे हम कहते हैं यूनिकनेस। और आपके उसमें डेप्थ, आपने जो कंटेंट लिखा है वो बड़ा शानदार है। वो उसमें स्ट्रक्चर में कुछ मसले थे, लैंग्वेज में भी थोड़े मसले थे, लेकिन एग्जामिनर ने देखा कि यार कंटेंट बहुत शानदार है, मैंने 5000 ऐसे चेक किए हैं लेकिन इससे अच्छा कंटेंट मुझे कहीं नहीं मिला। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी वो कंटेंट होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉट दी ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में तो बिलखसूस बाकी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। फॉर्म, कंटेंट, दूसरी चीज़ क्या है, फॉर्म। फॉर्म सॉरी, फॉर्म है यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। जैसे पहले बताया है कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप ऐसे जो है, चूंकि फॉर्मल राइटिंग है तो ऐसे लिखने का एक स्टाइल होता है, तो आप उस तरीके से लिखेंगे। यानी जनरली
एक ऐसे के 3 हिस्से होते हैं। एक इंट्रोडक्शन होता है, उसमें 3, 4, 5, 6, 7 बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं और उसमें एक कंक्लूजन होता है। और इंट्रोडक्शन के भी 3 हिस्से होते हैं। एक जनरली एक पहली लाइन हुक होती है, फिर उसमें मेन आपने जो आइडियाज होते हैं वो मेंशन करने होते हैं, वो लिखने होते हैं, और आपके इंट्रोडक्शन की जो आखिरी लाइन होती है, वो थीसिस स्टेटमेंट होता है, जिसमें आपने अपनी ओपिनियन बतानी होती है उस पूरे टॉपिक के मुताल्लिक कि क्या आपकी ओपिनियन है। और बाद में बाकी जितने पैराग्राफ्स होते हैं उसमें आपने अपनी उस ओपिनियन को जस्टिफाई करना होता है। तो ये है आपका। और फिर बॉडी पैराग्राफ्स लिखने का भी एक तरीका है जो मैंने अभी बताया है कि टॉपिक सेंटेंस होता है, उसमें आप फिर जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टैट्स लेके आते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं और उसको अगले पैराग्राफ से जोड़ा जाता है। इसमें कोहेजन होती है, कोहेरेंस होती है, बड़ा स्मूथ तरीके से लिखा जाता है। फिर आप में इसमें अक्सर ऐसे होता है कि अगर वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो उसमें आपने रिबटल करना होता है, आपने दूसरे की ओपिनियन को रद्द करना होता है। मिसाल के तौर पे है कि एक टॉपिक मिसाल के तौर पे इस क्लाइमेट चेंज अ हॉक्स, क्या क्लाइमेट चेंज जो है वो एक धोखा है। यानी जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं वो इन्होंने एक मुफ्त सा एक बहाना सा बनाया हुआ है कि ये ऐसा कोई इशू है नहीं अवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसा कि ट्रंप और ये लोग भी कहते रहे हैं। तो आपने पहले तो जस्टिफाई करना है कि नहीं, ये जो राइजिंग सी लेवल है, डिफॉरेस्टेशन है, चेंजिंग वेदर पैटर्न और बहुत सी चीज़ें हैं जो शो करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है इट्स अ रियल थिंग। ये आपने अपने आर्गूमेंट्स दिए, लेकिन आखिर में आपने कंक्लूजन से पहले एक आध पैराग्राफ लिखना होगा रिबटल का, जिसमें आप जो है वो उसके जो दूसरी जो ओपिनियन है उसको लेके आते हैं और फिर उसको रद्द करते हैं कि वो जो है ना, लोग जो मुगालता खाते हैं तो उसमें उनसे ये गलती होती है। तो ये आपने लाजमी करना होता है और फिर आपका कंक्लूजन होता है। और कंक्लूजन में भी आपने पहले तमाम आइडियाज जो आपने पहले बयान किए उनकी छोटी सी समरी बयान करनी है, 3-4 लाइनों में आपने उनको रिफ्रेज करना है और आखिर में आपने टेक अवे मैसेज देना होता है कि ओके अब क्या करना है। मिसाल के तौर पे अगर टॉपिक है कि गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो ठीक है आपने सारी बातें की कि ये मसले हैं और इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और रिफॉर्म्स ये हैं, अब करना क्या चाहिए और किसको करना चाहिए। मिसाल के तौर पे द नीड ऑफ द आवर इज़ टू इस्टेब्लिश a governance structure which offers a great and smooth progress। या इसमें कोई और कोई बात मेंशन करना चाहते हैं तो वो आप कर लें। मिसाल के तौर पे यू आर राइटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, द गवर्नमेंट्स across the world must come together to forestall the issue of climate change। अब ये आपका एक टेक अवे मैसेज है। अब किसी ने करना क्या है, अगर वो ऐसे है ऑन दी साइड इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ मोबाइल फोन स्पेशली फॉर द स्टूडेंट, तो उसमें आपने सारे उसके नुकसान तो बताया। टेक अवे मैसेज ये होगा, द पेरेंट्स मस्ट रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ मोबाइल फोन फॉर द किड्स। तो इस टाइप का एक सजेशन हो जाती है जो आपने इसमें मेंशन करनी होती है। तो ये हो गया आपका जो फॉर्म है। लेकिन एक तीसरी चीज भी होती है, वो होती है critical analysis। The examiner also tries to assess your critical analysis, the skills of your critical analysis। वो ये देखना चाह रहा होता है कि आपने जो लिखा है ये किसी मिस्टर एक्स वाई जी की ओपिनियन है या आपकी अपनी है। अगर आपने पूरे ऐसे में ये लिखा कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तान एजुकेशन, इस टाइप का अगर कोई ऐसे है या उसमें रिफॉर्म के ऊपर, तो आपने मुख्तलिफ रेफरेंसेस दिए कि इसमें फलां बंदा ये कहता है, हुद बॉय ये कहता है, फलां ने ये आर्टिकल लिखा है, फलां ने ये किताब लिखी है। ओके ऑल राइट, आपने अच्छी बात है पढ़ रखा है, मगर उसको पढ़ने के बाद आपकी अपनी ओपिनियन क्या है? क्या जो सारा लिखा है सब ने वो ठीक है और उस बंदे की तो उस बंदे से बात जो है वो नहीं मिलती, तो आपको कौन सी बात ठीक लगती है? यानी आपने उस सारे कंटेंट को उसको सिंथेसाइज करना होता है, ठीक है, उसको आपने उसको एनालाइज करना है, आपकी अपनी ओपिनियन क्या है उसके मुतालिक। आपने मिसाल के तौर पे पढ़ लिया कि मोबाइल फोन जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। अब ठीक है आपने सारा उसके खिलाफ केस बना दिया, लेकिन इसमें आपका अपना एनालिसिस है, या आपने मिसाल के तौर पे 2 आर्टिकल पढ़ लिया और अब आपको लगता है कि वो बात ठीक है। तो जो आपकी पर्सनल ओपिनियन होती है, जो आपका पर्सनल एनालिसिस होता है, तो वो आपने लिखना होता है। क्रिटिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखना कहाँ है? ये बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर ही हमें इनकलकेट करना होता है। इसको हम देखेंगे कि क्रिटिकल एनालिसिस हमने ऐसे में कैसे लिखना है। और चौथी चीज,
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। पाकिस्तान में तो जो एग्जामिनर है ना, वो उसको शायद मुझे ये लगता है कंटेंट से भी ज़्यादा, स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा जिस चीज़ से मसला है ना, वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है। वो ये चाहता है कि आपकी जो इंग्लिश है ना, इट हैज़ टू बी फ्लॉलेस, यू आर गोइंग टू राइट इन इमैक्युलेट ग्रामर, इसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो और ब्लंडर तो बिल्कुल भी ना हो। आपको लाइक इसमें आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपको जो है ना वोकैबलरी भी ठीक अच्छी खासी, वो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो आती हैं। और प्रैक्टिकली अगर बात करें तो इसमें कहीं काफ़ी हद तक सदाकत भी है। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो हमें अक्सर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्मल राइटिंग्स करनी पड़ती हैं, फॉर्मल एप्लीकेशंस लिखनी पड़ जाती हैं, फॉर्मल लेटर्स हमें लिखने पड़ते हैं, हमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स लिखने पड़ते हैं। इसी तरीके से और बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें जो है ना मतलब है कि फिल फॉर आपको लिखना पड़ जाता है। इसी तरीके से खसूसन असिस्टेंट की और इस टाइप की जॉब जो होती हैं उसमें तो आपके ये जो स्किल्स हैं इनको तो ज़्यादा ये है, इस ये ज़रूरत पड़ती है कि आपको अच्छा लिखना आए और उसकी जो लैंग्वेज जो है वो ठीक हो। आपको बेसिक जो गलतियां हैं ना, कम से कम आप वो तो ना करें, यानी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, हैड, बेटर, इस टाइप के ये जो जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स कहते हैं, इनके बाद आपने हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगानी होती है, प्रेजेंट फॉर्म लगानी होती है और वो भी बेसिक प्रेजेंट फॉर्म लगानी होती है। इसी तरीके से इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, अगर ये आपके एक्टिव वॉइस में है तो इनके बाद आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, यानी आईएनजी फॉर्म लगानी है। और अगर ये पैसिव वॉइस में होंगे और पैसिव वॉइस में तो कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें आपने पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। इसी तरीके से हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये जो हैं इनमें भी आपने हमेशा इन लफ्जों के बाद आपने हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है या पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। तो ये बड़ी बेसिक चीजें हैं। इस टाइप की जो मिस्टेक्स हैं इनको ब्लंडर कंसिडर किया जाता है, ये बड़ी बुनियादी हैं, इनमें आपने किसी किस्म की गलती नहीं करनी। तो इसी तरीके से ओवरऑल ना वो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो असेस कर रहे होते हैं कि आप इंग्लिश जो है वो लिख भी सकते हैं। तो इवन इंटरव्यू में तो वो आपसे ये भी असेस करेंगे कि आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश स्पोकन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अक्सर जो है ना इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, ये जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चार चीज़ें आपको याद रहेंगी। कंटेंट अच्छा लिखना है, स्ट्रक्चर में लिखना है, क्रिटिकल एनालिसिस भी आपका हो, यानी सारी दूसरों की बातें नहीं करनी, आपने अपनी ओपिनियन भी देनी है, अपनी बात भी करनी है, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपने अच्छी लैंग्वेज में लिखना है। ये चार चीज़ें आपने की तो आपने, इसका मतलब है कि अच्छा ऐसे लिख लिया है। अब आप एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। लाजमी नहीं कि आपको जॉब मिल जाए, बड़ी कंपेटिटिव ये मार्केट है, लेकिन यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड एसे एंड यू विल बी एबल टू गेट गुड इनफ मार्क्स। तो ये हैं आपकी बेसिक चीज़ें। अब हम आगे चलते हैं। और हम देखते हैं कि कितनी बेसिक टाइप्स हैं एसेज की, और बिलखसूस हमारा फोकस होगा कि हमारे इन एग्ज़ाम्स में किस टाइप की जॉब्स आती, किस टाइप के जो हैं वो एसेज आते हैं। नैरेटिव ऐसे वो ऐसे होता है जिसमें द राइटर नरेट्स अ स्टोरी और हैपनिंग, कोई कहानी या कोई हैपनिंग, कोई वाकया जो आपके साथ हुआ होता है, आपने या आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने वो बयान करना होता है। मिसाल के तौर पे रोड साइड एक्सीडेंट, आपने वो बचपन में या FA FSC में वो ऐसे पढ़ा होगा, रोड साइड एक्सीडेंट, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, विजिट टू अ जू। ऐसे जो एसेज हैं इसमें आप बयान कर रहे हैं आपने क्या देखा। ऐसे जो एसेज होते हैं ये नैरेटिव एसेज होते हैं।
इस टाइप के एसेज जो होते हैं एग्जाम में वो बहुत कम आते हैं, लेकिन मैंने वैसे ये बता दिया कि इस टाइप का अगर आ जाए तो वो ये होता क्या है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और वो होता है एक्सपोजिटरी एसेज। आपके इस पेपर में मोस्ट लाइकली, ये जितने भी आगे पेपर हैं इन नियर फ्यूचर, उनमें जो मोस्ट लाइकली एसेज होंगे वो एक्सपोजिटरी एसेज होंगे। एक्सपोजिटरी एसेज को हम इंफॉर्मेटिव एसेज भी कहते हैं। ये वो एसेज होते हैं वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन एन आइडिया, और उसमें अपनी ओपिनियन भी देनी होती है। ऐसे एसेज को हम कहते हैं एक्सपोजिटरी एसेज। द राइटर explains a topic in a clear way, in a clear way या मेथड या स्टाइल, कुछ भी आप कह लें। आपने क्या करना है? एक्सप्लेन अ टॉपिक। कोई टॉपिक होगा उसको आपने एक्सप्लेन करना होगा। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के ऊपर बात हो रही है तो आपने इस चीज को बताना है कि ये क्या है। अगर बात हो रही है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस फिनोमेना। अगर बात हो रही है रिमोट वर्किंग के ऊपर तो आपने उसको बताना है कि ये क्या है। गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान की बात हो रही है तो आपने बताना है। रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान या हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान की बात हो रही है तो आपने जो रीडर होगा उसको बताना है कि ये इशू है क्या बेसिकली। ये आपका बेसिक ऐसे होता है। ज्यादातर जो एसेज होते हैं वो एक्सपोजिटरी एसेज होते हैं, वो एक्सपोजिटरी एसेज होते हैं। तीसरा जो मेन ऐसे होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे। तीसरा कौन सा है? वो आप उसको कह लें आर्गुमेंटेटिव ऐसे। इसमें क्या होता है? द राइटर कोई टॉपिक उन्होंने दिया होता है, उसके हक में या उसके खिलाफ आपने एक केस बिल्ड करना होता है, ये होता है आर्गुमेंट। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको मिसाल दी कि इज क्लाइमेट चेंज अ हॉक्स, इज क्लाइमेट चेंज अ हॉक्स। अब ये एक टॉपिक है, आप या तो इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, इसमें दरमियान की कोई बात नहीं होगी, इसमें एम्बिग्विटी कोई नहीं होगी। आपने क्लियरली अपना एक स्टांस लेना है, आपने कहना है कि या तो क्लाइमेट चेंज बिल्कुल रियल है और उसको प्रूव करना है कि देखें ये क्लाइमेट चेंज जो है ना वो कैसे रियल है। चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, राइजिंग सी लेवल, इसके अलावा जो है आपने डिफॉरेस्टेशन या कुछ भी आपने, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, व्हाटएवर आपने केस बिल्ड कर दिया। इसी तरीके से सोशल मीडिया इज डिस्ट्रॉइंग आवर जनरेशन, आवर न्यू जनरेशन। अब ये एक केस है, आप या तो इससे एग्री करते हैं या आप इसे डिसएग्री करते हैं। ऐसे जो आर्गुमेंट्स, ऐसे जो एसेज होते हैं ना जिसमें कोई डिबेट होती है, जिसमें दो तरह के व्यूज होते हैं, ऐसे आर्गुमेंट्स, ऐसे एसेज को आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहते हैं। इसमें हमने जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे करना है। इसको करने का तरीका एक्सपोजिटरी ऐसे से और नैरेटिव ऐसे से डिफरेंट होगा। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में रिबटल होता है जो कि आपने कंक्लूजन से पहले देना होता है, ये कैसे लिखना होता है, सामने अपनी बात जस्टिफाई भी करनी होती है और दूसरे के आर्गुमेंट में क्या फ्लॉज हैं आपने वो भी सामने लेके आने होते हैं। तो ये है आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे। लेकिन मेन चीज क्या है, ये आपका फोकस होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजिटरी एसेज जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको हमने देखना है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। ये टाइप्स होगी बिलखसूस एक्सपोजिटरी एसेज।
ब्रीफली, वेरी ब्रीफली हम इंग्लिश एसे के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। इसको देख के आपने ये नहीं समझना कि भाई अब मैं ऐसे लिख लूँगा। आपने कार चलाने के असूल आपको किसी ने बता दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप मुल्तान से इस्लामाबाद जो है वो गाड़ी पे बैठ के चल पड़े। ये बता रहा हूँ, इसको जब तक आप करेंगे नहीं, आप ऐसे लिखेंगे नहीं और बार बार चेक नहीं करवाएंगे तो आपको ये नहीं आएगा। सिर्फ और जब हमारी जो क्लास होगी जैसे आगे चलेगी तो इसमें हम इसको डिटेल में करेंगे। फिलहाल क्या है, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है ऐसे का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो होता है इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। फिर होते हैं बॉडी पैराग्राफ। मिसाल के तौर पे बॉडी पैराग्राफ 1, फिर बॉडी पैराग्राफ 2, फिर बॉडी पैराग्राफ 3 मिसाल के तौर पे, और मिसाल इसको एंड कर देते हैं हम कंक्लूजन के साथ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये तो है आपका एक जनरल सा ओवरव्यू आपके ऐसे का। मिसाल के तौर पे यानी आपने अगर ऐसे लिखना है तो वो इस तरीके से होगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लाजमी लिखना है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स आएंगे, ये 4, 5, 6, 7 जितने उसमें बनेंगे वो आप लिखेंगे, और एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ एंड में होगा। और इवन एक और चीज़ भी है जो हमने यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं की, और वो ऐसे के स्ट्रक्चर में नहीं आती लेकिन होती है। इंट्रोडक्शन से भी पहले ना यहाँ पर एक छोटी सी आउटलाइन होती है, आप आउटलाइन बनाते हैं। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे बट इट इज़ एक्सपेक्टेड। ये एक अच्छी चीज़ है जो एक ब्लूप्रिंट होता है आपके ऐसे का। एग्जामिनर आपकी आउटलाइन को देखता है और उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये इसने ये लिखा है और इसमें इसने ये पॉइंट्स जो हैं वो उठाए हैं। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। इवन डिटेल में अगर हम थोड़ा जाएं तो पहली लाइन इसकी जो होगी वो होगी हुक। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी अच्छी सी लाइन हो जो आपके टॉपिक से रिलेट कर रही हो डायरेक्टली, ये होती है हुक। बड़ी इंटरेस्टिंग, तवज्जो खींचने वाली। लफ्जी मतलब होता है खींचना। जो मिसाल के तौर पे मछली को आप पकड़ते हैं तो एक हुक होती है ना, तो इसी तरीके से ये भी वो हुक होती है जिससे आप जो पेपर चेक कर रहा होता है उसकी अटेंशन खींचने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर बड़ा टाइम कोई नहीं लगाना, ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत इसके ऊपर आपने कोई बड़ी देर लगा दी कि बड़ी शानदार लाइन हो, जैसे शेक्सपियर लिखता है, जैसे मिल्टन लिखता है, तो मुझे कुछ ऐसी लाइन लिखनी है। नहीं, ऐसे नहीं। एक अच्छी सी लाइन जो आपके दिमाग में आए, मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर है तो आप लिख देते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज पोजिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, एक अच्छी लाइन हो गई। द गवर्नेंस क्राइसिस इज द मोस्ट प्रेसिंग इशू पाकिस्तान इज फेसिंग इन 21st सेंचुरी। ठीक है, अब ये गवर्नेंस क्राइसिस के ऊपर हो गया। नो नेशन कैन सर्वाइव एंड थ्राइव इन 21st सेंचुरी विदाउट मेकिंग विमेन द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम लाइफ। ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है तो आपने वो इस तरीके से, तो ये होती है इस टाइप की होती है आपकी ये फर्स्ट लाइन हुक हम कहते हैं। फिर आपके होते हैं मेन आर्ग्यूमेंट, तो आपने यहाँ वो मेंशन करने होते हैं। और यहाँ आखिरी जो आपका होता है ना लास्ट लाइन, वो होता है आपका थीसिस। ये आपकी क्या होती है, ये लास्ट लाइन होती है। ठीक है, ये है आपके इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर। इसी तरीके से बॉडी पैराग्राफ है, बॉडी पैराग्राफ के हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसी तरीके से कंक्लूजन अगर है ना मिसाल के तौर पे, तो इसमें आपने क्या किया, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले तो आपने रीराइट करना होता है अपने थीसिस को, अपना जो आपने ऊपर केस बिल्ड किया है उसको रिवाइज करना होता है कि देखें इट इज क्वाइट एविडेंट दैट क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस थ्रेट, ठीक है, टू फ्लोरा एंड फाना।
और आपने बताया कि इस तरीके से ये बड़ा साबित हो चुका है। टेक अवे मैसेज ये होता है कि आप किसने करना है और क्या करना है। आप वो देते हैं कि फलां को ये करना चाहिए, फलां को ये करना चाहिए, ये केयर करनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये टेक अवे मैसेज होता है। इसी तरीके से बॉडी पैराग्राफ, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, हम उसको डिटेल में देखेंगे, फैक्ट्स कहाँ पर देने हैं, एनालिसिस कहाँ पर करना है, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कैसे जोड़ना है, इसमें आपने जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है, जो कि आपके ऐसे को बड़ा ऑर्गेनाइज करेगा, कोहेजन और कोहेरेंस लाएगा। मिसाल के तौर पे आपने कोई फैक्ट्स बयान किए ना कोई तरतीब के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्टली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दूसरी अहम चीज है, तो सेकेंडली, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, येट अनदर थिंग, मोर ओवर, फर्दर मोर, बिसाइड्स, ऑन द अदर हैंड, देयरफॉर, हाउएवर, डिस्पाइट दिस, ये लफ्ज होते हैं, इनके साथ हमने ऐसे बुनना होता है। स्ट्रक्चर भी ठीक है, आपने आर्गुमेंट भी अच्छे दिए हैं, बात भी अच्छी की है, लेकिन ये लफ्ज नहीं होंगे ना तो आपका ऐसे जो है वो उसको समझ ही नहीं आएगा, उसमें ट्रांजिशन है ही नहीं, तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि किस पैराग्राफ में क्या बात कर रहे हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, डिटेल में हम करेंगे। स्ट्रक्चर आपको कुछ समझ आ गया, हमने इसकी जो है वो एक बेसिक एक ओवरव्यू हमने ले लिया है। नाउ वी डील विद द लास्ट थिंग जो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं, और वो ये है ऐसे राइटिंग की डूज और डोंट्स जनरली क्या होते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपने हर चीज पूरी करनी है, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी। सबसे इंपॉर्टेंट डू ये है कि आपने आउटलाइन बनानी है। ठीक है, या इसको लिख लेते हैं, ऑलवेज वो आप का जो ऐसे देखते हैं उससे पहले आपकी आउटलाइन देखते हैं, और उसी को देखने के बाद ना, इवन मैं खुद भी पेपर चेक करता हूँ, तो हम एक एग्जामिनर क्या कह सकते हैं, एक बाइस बना लेता है, उसे हम एग्जामिन पेपर चेकर्स बाइस कह लें या एग्जामिनर्स बाइस कह लें। वो ये होती है कि हम ना आउटलाइन को देखने के बाद ना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जो कैंडिडेट है वो किस पाए का है और ये कितने नंबर डिजर्व करता है। तो इसको फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बड़े गौर से देखा जाता है कि भाई उनको पता चल जाता है कि इसने इसमें लिखा गया है, इसमें सारा फ्लफ है, इसने उसमें वो सारी जिसे हम कहते हैं ना सादा तरीके से चवलियाँ मारी हैं, या इसमें कोई डेप्थ भी है, इसमें कोई काम की बात भी है, इसमें कोई रिसर्च भी है, इसमें कोई रिसर्च आर्टिकल भी हैं, इसमें कोई अच्छे रेफरेंसेस भी हैं, इसमें किसी किताब का कोई हवाला कोई जिक्र है, इसमें किसी न्यूज़पेपर का जिक्र है। तो ये चीज़ें जो है वो नोट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो क्या करना है, आउटलाइन जो है वो चेक करते हैं। तो आउटलाइन जो है वो आपने बनानी होगी, और इसके बनाने के भी दो तरीके होंगे, एक होती है थिक आउटलाइन, एक होती है थिन आउटलाइन। एक होती है सादा सी आपने आउटलाइन बना दी, आइडियाज आपने जो सारे उसमें मेंशन करने हैं वो सारे लिख दिए, लेकिन डिटेल में नहीं लिखते। कुछ बच्चे बड़े डिटेल में इस आउटलाइन को बनाते हैं, वो CSS PMS में भी और यहाँ पर भी हर जगह। तो वो भी एक तरीका है, उसको भी उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, और जो है वो सादा लिख देंगे तो वो भी बच्चे पास हो जाते हैं। दोनों अच्छी हैं, दोनों को कैसे करना होगा वो हम बाद में डिटेल में करेंगे, लेकिन काम क्या है कि आपने आउटलाइन जो है वो लाजमी बनानी है। दूसरी चीज क्या है, डेप्थ इन ऐसे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे पहले बात बताइए कि ये इतनी अहम चीज है, अगर एग्जामिनर कोई एक अच्छे माइंडसेट वाला हुआ, आपकी ग्रामर की भी गलतियां हैं, स्ट्रक्चर में भी कोई मसले हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर उसमें डेप्थ होगी वो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा, ये हमने बड़ा देखा है।
डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक तो ऐसे है जी क्लाइमेट चेंज बहुत बुरी चीज़ है, इसके बड़े नुकसान आते हैं और बड़ी बीमारियां होती हैं और फलां चीज़ है और ये, लेकिन उसमें कोई फैक्ट ही नहीं है। और एक और ऐसे जो है उसमें बड़ा वो फैक्चुअल लिख रहा है कि नासा की रिपोर्ट ये कह रही है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द सी लेवल इज राइजिंग एट द रेट दिस कुछ भी है वो 0.5 सेंटीमीटर पर ईयर वो बढ़ रहा है, ये कुछ भी है उसको देख लीजिएगा। तो ऐसी कोई चीज़ होगी तो वो उसको एक डिफरेंट तरीके से देखेगा कि हाँ यार ये जो है ना हवाले दे रहा है, तो उसमें डेप्थ है, उसमें हवाले दे रहा है, उसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स की बात कर रहा है, इसके ऊपर पहले किसी ने क्या काम किया है वो उसको उसको बताएगा। फॉरेस्टेशन की क्या अहमियत होती है, डिफॉरेस्टेशन के नुकसान क्या हुए हैं, ये जितनी चीज़ें हैं वो जब वो बयान करेगा तो फिर आपका जो टॉपिक है उसमें एक डेप्थ बनेगी। इसी तरीके से गवर्नेंस क्राइसिस है, कुछ भी है, डेमोक्रेसी, एजुकेशन है, वट तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि ज़रा ऐसा हो कि उसमें कोई बात हो, सिर्फ ऐसे नहीं कि वर्ल्ड प्ले हो, लफ्ज़ों का खिलवाड़ आपने किया हुआ है और वो सारे वो लफ्ज़ चले जा रहे हैं। ये एक और गलती है जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, रेलेवेंस। आपने जो कंटेंट लिखना है ना वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली आपके टॉपिक से रिलेट करना हो। आपने जो थीसिस बिल्ड किया है ना उसी को आपने डिफेंड करना है और आपने कोई काम नहीं करना। कुछ लोग ये होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर वो है ना व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान, इस टाइप का ऐसे आ सकता है। तो उसमें आपने ये नहीं बताना कि क्लाइमेट चेंज जो है ना ये इसकी जो है ना काजेज क्या हैं, वो आपसे इम्पैक्ट्स पूछ रहे हैं, आपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। और इवन आजकल का जो दौर है ना उसमें आप क्लाइमेट चेंज क्या है ये भी ना लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ठीक है। तो इसके वो भी जैसे होता है ना कि डेमोक्रेसी उसका क्या हो सकता है पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी से रिलेटेड किस टाइप का ऐसे आ सकता है, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो इसमें आपने डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं करना, ये सबको पता है कि डेमोक्रेसी क्या है। ये बड़ी बचकाना और बच्चों वाला और जैसे होता है ना वो मिडिल स्कूल वाला और जो है ना वो कॉलेज लेवल वाला ऐसे बन जाता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट आपका है। अभी अंडरस्टूड है डेमोक्रेसी क्या है, फ्यूचर क्या है, आपने उसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, आपने उसके ऊपर बात करनी होगी। तो रेलेवेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारे टीचर थे लाहौर में, उनसे हमने CSS का ऐसे पढ़ा तो कहते कि यार डायरेक्ट बात करें तो इसका, और जितने अच्छे एसेज हैं ना उनके बकौल जिन्होंने अच्छे नंबर लिए तो उन्होंने डायरेक्ट लिखा, और जो लंबे ओवरव्यू और फलां चीज़ और बैकग्राउंड और फलां चीज़, नो नीड। आपसे किसी ने पूछा ना मिसाल के तौर पे कि आप यहाँ खड़े हैं तो आपने मिसाल के तौर पे जाना है किसी दूसरे शहर, तो आप उसको ये नहीं बताएं कि यहाँ से फलां जगह जाएं, ये टर्न लें, वो करें, ये करें, वो करें, उधर उस चौक पे जाएंगे, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली बताओ कि भाई ये करो, ये करो। यहाँ से जाएं आप मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में हैं तो आप जो है ना वो 26 नंबर जाएं या फलां जगह जाएं तो आप वो चले जाएं, या आप लारी अड्डे चले जाएं तो फलां से टिकट लेके आप वो चले जाएंगे, फलां बस भी जाती है, फलां भी जाती है। तो डायरेक्ट बात है, ऐसे नहीं है कि आपका उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया आपने उस बात को कि पता ही ना चले कि अब बात क्या हो रही थी। टू द पॉइंट, डायरेक्ट, कोई इररेलेवेंट इधर उधर की राउंड अबाउट कोई बात नहीं करनी। जिसे कहते हैं ना डोंट बीट अबाउट द बुश, तो ये नहीं करना होता। रेलेवेंस जितना आप रहेंगे, थोड़ा छोटा भी ऐसे हो गया तो कोई मसला नहीं होता, ये चीज़ क्लियर है। जिन्होंने 800 1000 वाला ऐसे लिखा है और वो पास कर गए ना, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि बिल्कुल टू द पॉइंट रहे होंगे, उसमें उनके अकॉर्डिंग कोई इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती तो उन्होंने बस वही कर दी, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि आपने उसको बढ़ा चढ़ा के वो उसमें लस्सी में पानी डाल डाल के उसको बड़ा करना है, नो नीड, रेलेवेंस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें और क्या चीज़ है रेलेवेंस के अलावा, रेलेवेंस हो गई, आउटलाइन हो गई, डेप्थ हो गई। अच्छा, डॉट्स पे आ जाते हैं, कोई और पॉइंट इधर आएगा तो मैं वो भी मेंशन कर दूंगा। कुछ तो बड़ी जनरल सी चीजें हैं, डॉट्स क्या हैं, ग्रामेटिकल के अलावा ना सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती, नो ग्रामेटिकल स्पेलिंग, पंक्चुएशन मिस्टेक्स।
ये 3 तरह की मिस्टेक्स होती हैं जो नोट की जाती हैं अक्सर, ग्रामर की, स्पेलिंग की और पंक्चुएशन की, और इसमें से भी बिलखसूस ये चीज़ और ये चीज़। इन गलतियों को आपने देखना है। ब्लंडर्स तो बिल्कुल भी नहीं करने, जैसे बड़ा बताया, वर्ब की गलती नहीं करनी। कोई बहुत ही आसान सा लफ्ज़ है, डेमोक्रेसी के स्पेलिंग भी आपने गलत लिख दिए जो है ना, तो फिर आपका ऐसे जो है ना वो तो गया। तो इसी तरीके से कुछ और भी बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। गवर्नेंस है तो गवर्नेंस, क्राइसिस की बात हो रही है तो आपने गवर्नेंस का स्पेलिंग ही गलत कर दी और क्राइसिस का स्पेलिंग भी आप गलत कर रहे हैं, तो फिर वो जो है ना आपका ऐसे जो है वो खराब हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। ऐसे नहीं है कि आपने बच्चों वाली लैंग्वेज में ऐसे लिखना है, माई नेम इज रिजॉन, या आपको कहते हैं कि दिस इज़ माई चेयर, इट हैज़ 4 लेग्स, माई फादर ब्रॉट इट फ्रॉम बाजार। ये नहीं, आपने इतना सादा भी नहीं लिखना। लेकिन जो कुछ टीचर हैं वो कहते हैं कि भाई आपने जो है ना वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, आपने इसी तरीके से बाकी, अगर आप ठीक यूज़ कर सकते हैं तो करें, लेकिन आप जानबूझ के बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखेंगे, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस ज़बरदस्ती लेके आएंगे और उसमें 2-3 आइडियाज़ को खलत मलत करेंगे, तो आपका जैसे है उसके लिए ये नुकसानदेह है। नहीं हो सकता ना तो ना करें, सादा ऐसे है, सादा लैंग्वेज में लिख लें तो कोई मसला नहीं होता। कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने कोई जो है ना जर्नलिस्टिक लैंग्वेज यूज़ नहीं की ना तो कोई मसला नहीं है। भाई आपकी ओपिनियन जानना चाह रहे हैं ना, ठीक है, वो एक प्लस होता है, आपने अच्छी लैंग्वेज में लिखा, लेकिन नहीं लिखा, सादा लिखा है तो इट्स ओके। आप लंबे सेंटेंसेस और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बना के जो है ना वो अपने ऐसे को खराब ना करें। और तीसरी चीज होती है अवॉइड भारी भारी लफ्ज़ नहीं यूज़ करने। आप अगर कोई अच्छी खासी किताबें पढ़ते हैं और आपके पास आपको आपके लिए बड़ा ऑर्गेनिक है तो फिर तो लिख लें, लेकिन आप वैसे ही फ्लैबरगास्टेड और इस तरीके के जो है ना वो कोई लफ्ज़ जो है ना एब्स्टीमियस और इस टाइप के, जहाँ पे आपको कोई और सादा सिंपल लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ओवर लगते हैं और इसको पसंद नहीं किया जाता है। जो बड़ी कम्प्लेक्स वोकेबलरी होती है ना वो आपसे कोई लाजमी नहीं होता, और कुछ जो होते हैं ना वो जानबूझ के इतना वो ये वोकेबलरी यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स किस्म की, इम्प्रेस करने की कोशिश में, कि वो बंदा इरिटेट हो जाता है कि यार ये जो है ना मतलब ये हमें अपना नॉलेज झाड़ रहा है, तो नॉलेज नहीं झाड़ना होता। अवॉइड करना है कम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी को। कुछ लोग जो है ना वो गलत रेफरेंसेस दे के आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे नासा ये कह रहा है, यूएन ये कह रहा है, फलां बंदे ने ये कहा, फलां किताब में ये लिखा है, तो सामने वाला बंदा बैठा है ना वो हो सकता है कि वो ऐसे 30-40 साल से चेक कर रहा हो, तो आप उसको मोस्ट लाइकली धोखा नहीं दे सकते। बेहतर यही होता है कि आपने स्टेटिस्टिक्स आते हैं तो ठीक है, आपने अगर उसके मतलब कुछ पढ़ रखा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आप जो है ना ज़बरदस्ती अगर करने की कोशिश करेंगे और उसको पता चल गया कि यार ऐसी तो चीज़ है ही नहीं और या तो ये गलत है, तो आप ऐसे फिर तो बिल्कुल गया, तो फिर ऐसे समझे कि वैसे आप कोई हल्के फुल्के कंपटीशन में थे ही ना, तो ये वो ख़त्म हो जाता है। वही एग्जामिनर बाइस कि वो बंदा बड़ा नेगेटिव हो जाता है कि यार ये जो है ना हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, गलत रेफरेंसेस देके आप जो है अपने ऐसे को मजीद ख़राब करते हैं। कोई लाजमी आ जाए हल्का फुल्का बुलेट्स का इस्तेमाल तो चलो कर लें, लेकिन मैं अपने ऐसे में ना रिकमेंड करता हूँ ना खुद यूज़ करता हूँ बुलेट्स और हेडिंग्स। आउटलाइन का मतलब यही होता है कि आपने अब हेडिंग्स नहीं देनी, ठीक है, हेडिंग्स को अवॉइड करना है, और बुलेट्स भी आपने यूज़ नहीं करनी।
ऐसे का ना स्ट्रक्चर है। जैसे पहले बात की, आपको रिसर्च आर्टिकल नहीं लिख रहे, रिसर्च आर्टिकल्स में बुलेट्स होते हैं, ऐसे में आपके बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, और बॉडी पैराग्राफ के ही तरीके से ना आपने उसको लिखना होता है और जस्टिफाई करना होता है। हेडिंग्स जो होती है ना, ये किताब का स्ट्रक्चर है, ये आर्टिकल्स का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे का स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसीलिए मैं तो बुलेट्स को और इवन हेडिंग्स को भी जो है वो अवॉइड करता हूँ। मैंने कुछ और भी चीज़ें थी जो आई थिंक मैंने लिखी थी, एक मिनट में देख लूँ। ऐसे वो लेके ना मैंने एक छोटे से नोट्स बनाए थे, अगर मैं वो देख लूँ डूज और डोंट्स में, ये हो गया, हाँ एक पॉइंट याद आ गया। जैसे पहले बात की है फॉर्मल राइटिंग है, तो आपने फॉर्मल स्टाइल ही अपनाना है और फॉर्मल वोकैबुलरी ही यूज़ करनी है। वाना गाना इस टाइप की चीज़ें आपने नहीं लिखनी। आई वाना से समथिंग स्टाइल ही गलत है, वाना नहीं करना, इवन वांट टू भी इसी तरीके से। और जितने ऐसे होते हैं ना, हैज़ नॉट कहना है, हैज़ंट नहीं कहना, हैव नॉट लिखना है, हैवंट नहीं लिखना, इज़ नॉट लिखना है, इज़ंट नहीं लिखना, ठीक है, आरंट नहीं लिखना। तो ये थोड़े से इनफॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं। और जो ऐसे होता है उसमें मैं जो इडियोमेटिक लैंग्वेज होती है ना, फ्रेजल वर्ब्स होती है ना, उनको कोशिश करता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ। इडियोमेटिक लैंग्वेज थोड़ी सी ना वो अजीब हो जाती है, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में तो वो आ जाती है, कोलोकियल में आ जाती है, फॉर्मल राइटिंग में ना वो बाज़-औक़ात उतना मुझसे तो वो फिट नहीं हो पाती। अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, मना नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में आप अगर इडियम्स का इस्तेमाल करके, मिसाल के तौर पे 14 अगस्त इज़ द रेड लेटर डे ऑफ पाकिस्तान आपने लिखा है, आप ऐसे में ना ये उतना जचता नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से ना मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एंड इंडिया आर एट डैगर ड्रॉन विद ईच अदर, ठीक है, और दे आर एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर, थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि ये इडियोमेटिक स्टाइल ऐसे के साथ ना फिट बैठता नहीं है। उसको करें ना करें, ये इनफॉर्मल वोकैबुलरी तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। वाना यूज नहीं करना, गाना, पाकिस्तान इज गाना बी द सुपर पावर बाय 2050, हो ना हो गाना आपने नहीं लगाना। और इनफॉर्मल एक्सप्रेशन जो है वो भी आपने अवॉइड करने, जैसे इजंट, हैवंट, आरंट, तो ये हो गए इनफॉर्मल। अच्छा, और क्या है, हाँ, रेपिटिशन नहीं करनी। आपने एक बात एक पैराग्राफ में कर दी ना, तो अब आपने वो बात बार बार नहीं करनी। अगर आपने मिसाल के तौर पे एक ही कोई चीज़ उन्होंने देख ली कि आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिख रहे हैं, और वेदर जो है ना आपने 4-5 पैराग्राफ में सब ने लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब आपका वो ऐसे ख़राब है। एक बात एक पैराग्राफ में करनी होती है, वो दूसरे पैराग्राफ में नहीं करनी होती। जब आप एक पैराग्राफ में बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं तो वही बात होगी, अगले में डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो वही होगी, राइजिंग सी लेवल की बात कर रहे हैं तो वही होगी। इसी तरीके से इसके किसी सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, किसी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो है ना वो ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के किसी और पैटर्न की बात कर रहे हैं, अलग पैराग्राफ में होगा। चीज़ों को मिक्स नहीं करना और आपने रिपीट नहीं करना। जब आप रिपीट करने हैं ना, उसको हम कहते हैं फ्लफ, कि यार ये सेम ही चीज़ है, 5 पैराग्राफ में उसने एक ही बात की है। तो इस चीज़ को ना आपने अवॉइड करना है। एक और चीज़ भी है, डोंट्स में ना एक और चीज़ आ गई है, वो भी मुझे लिख लेते हैं, दिमाग में आ रही है। आपने किसी भी लिहाज से ना बाइस्ड ओपिनियन नहीं देनी। बाइस्ड ओपिनियन क्या होती है, मिसाल के तौर पे बात है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विमेन दे आर इक्वल and we have to give them equal opportunities in socio-economic and political spheres of life,
और ये आगे आएँ और पाकिस्तान या पूरी दुनिया तब तरक्की करेगी। आधी आबादी को घरों में बंद करके यू कैन नॉट मेक प्रोग्रेस, वो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आपने उनको एक दूसरा भाषण देना शुरू कर दिया कि मिसाल के तौर पे अकॉर्डिंग टू इस्लाम दिस और फलां चीज़ ये, और भाई ठीक है ये आपका एनालिसिस है, लेकिन ये आज की स्टडी और आज के एग्जामिनर के लिहाज से ना ये बाइस्ड है और आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। इसी तरीके से और बहुत सी चीज़ें हैं जो वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो उस लिहाज से आपने ऐसी ओपिनियन जो है वो नहीं देनी है। मिसाल के तौर पे एक और के बात है काजेज ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, जगह गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये बड़ी अहम चीज़ है आजकल, ये अक्सर ये एग्ज़ाम्स में पूछी जा रही है। तो आपने ना ये नहीं कहना कि ये जो है ना जी ये जो सियासतदान है ये तो है ही ख़राब, और ये देखें ये जो है ना फ़लाँ ने अयूब खान ने बहुत अच्छा काम किया और ज़ियाउल हक के दौर में भी बड़ी प्रोग्रेस हुई, और सदर जो है ना वो मुशर्रफ वो भी बहुत अच्छा था, ये जो सियासतदान है ना और इन्होंने पिछले 30 साल से तो बर्बाद कर दिए। ये आपकी ओपिनियन तो हो सकती है, लेकिन ये जो है ना बाइस्ड ओपिनियन है। आपने ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करना है, यानी आपने आमरीत को डिफेंड नहीं करना। वो कि जो है ना यहाँ वो आपका वो जो जैसे एक कौमी अदारा है वो इनके मुतालिक कोई ज़्यादा सख्त बातें भी नहीं करने देता, लेकिन एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप जो है ना वो उनके जो है ना कसीदे गाएं कि सदर अयूब क्या करके गए थे, और आपने ये डेमोक्रेसी को ही डिफेंड करना है, आपने वुमेन एम्पावरमेंट को ही डिफेंड करना है। तो इसी तरीके से और भी कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपने जो है ना वो उस चीज़ को जो है वो डिफेंड करना है। मिसाल के तौर पे साइंस जो है ना वो साइंस इज़ द फ्यूचर, इस टाइप का अगर कोई ऐसे है तो उसमें आपने ये नहीं कहना कि ये जो साइंस है ना ये तो इसने तो बड़े मसाइल पैदा किए हैं और हमें जो है ना इस चीज़ को छोड़ना चाहिए और हमें इस्लाम की तरफ जाना चाहिए और फलां। आपकी ओपिनियन हो सकती है, एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ये उनके अकॉर्डिंग ये बाइस्ड ओपिनियन है। ये वो चीज़ें होती हैं जो इसी तरीके से जो एक्सट्रीमिज़म है। अब आप अगर वहाँ पे बैठ के तालिबान को डिफेंड करने लग जाएं कि देखें वो बहुत शानदार हैं, ही वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। पाकिस्तान का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस्लामिक डेमोक्रेटिक एक कंट्री है, तो आपने उन वैल्यूज़ को डिफेंड करना है रादर दैन आप जो है ना वो एक थोड़े से ज़्यादा इनकलाबी हो जाए। तो इनको इस टाइप की ओपिनियंस को कहते हैं बाइस्ड ओपिनियन, इनको अवॉइड करना। ये आपके जो है ना अच्छे खासे मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे, और बल्कि वो फिर वही जो है ना वो एग्जामिनर्स 22 आ जाएगी, वो पास आपको नहीं करेगा। हाँ ये इधर जो है ना वो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जैसे कि पहले बात की है, ये वो वर्ड्स और फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपकी लैंग्वेज में कोहेजन और कोहेरेंस लेके आते हैं। कि फर्स्टली या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपने कोई पहला आर्गूमेंट बिल्ड किया तो आपने इस तरीके से आपने एक पैराग्राफ शुरू किया। सेकेंडली, थर्डली, मोर ओवर, फर्दर मोर, बिसाइड्स, अब आपने कोई दूसरा पर्सपेक्टिव देना है। कॉन्ट्ररी टू दिस, contrarily, on the other hand, however, despite this, और अगर आप कंक्लूड कर रहे हो तो therefore, it is quite conspicuous or it is obvious। तो ये, और आपने कंक्लूजन का आगाज मिसाल के तौर पे मैं तो अभी भी इसी तरीके से करता हूँ, रिपेटिटिव है एक्सप्रेशन, लेकिन इन कंक्लूजन तो ये आपकी वो एक्सप्रेशन हैं जो आपने यूज करने होते हैं ताकि पता चलता है कि भाई आपका ये जो है ना वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है और ये आपकी बॉडी पैराग्राफ है। तो इस तरीके से ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बात चल रही है, यहाँ पर वो शिफ्ट कर रहा है, ट्रांजिशन आ रही है, यहाँ पर इम्पैक्ट्स की बात कर रहा था, यहाँ पर एक और बात कर रहा है। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल आपने लाजमी करना होता है। और इसमें क्या है, बस ठीक है, आई थिंक सो ये एक ओवरव्यू था कि ऐसे को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, एग्जामिनर क्या आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपको एक होलिस्टिक ओवरव्यू जो है वो ऐसे का वो आपको दूं। फिर वही बात कि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, डिटेल में आपने लिखना होगा, अच्छा ऐसे आपने लिखना होगा और आपने वो चेक करवाना होगा। मार्क ट्वेन का वो एक राइटिंग स्टाइल था, तो अमेरिकन राइटर था, उससे किसी ने पूछा कि आप अच्छा कैसे लिख लेते हैं, तो उसने कहा कि यार
मुझे किसी टॉपिक पर लिखना होता है ना, तो पहले मैं 80 सफ़े ज़ाया करता हूँ। तो उन्होंने कहा 80 सफ़े ज़ाया करने से मुराद क्या है? उसने कहते हैं कि मैं लिखने बैठ जाता हूँ, जब 80 सफ़े हो जाते हैं ना, मैं उस सारी चीज़ को फाड़ देता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब वो मेरे दिमाग में जो रफ आइडिया था ना, अब वो कंक्रीट हो चुका है, अब मैं अच्छा लिखने के काबिल हो जाऊंगा। तो आपने भी ऐसे ही करना होता है। अभी आपने लिखा नहीं है, लिखेंगे, वो जो आपने जो है ना, ऐसे समझिए कि आपने भी ना 80 सफ़े ज़ाया करने हैं, 80 सफ़े लिखने, वो कंटेंट जो है ना, फिर उसके बाद जो निकलेगा वो एक अच्छा ऐसे होगा। उसमें ये आप जो है ना एक लिहाज से चाहते ना चाहते हुए भी ना, आप इन सारे असूलों को माइंड में रख के आपका ऐसे जो है वो अच्छा हो जाएगा। इसके ऊपर आई हैव प्लान टू जो नो एक महीने का कोई एक हो हमारा एक प्रोग्राम, जिसमें हम इन तमाम एस्पेक्ट्स को, वो स्ट्रक्चर है, वो इसमें फॉर्म है, कंटेंट है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, ग्रामर को बेहतर करेंगे, इन तमाम चीज़ों को ना हम लेके आएंगे ताकि हम एक अच्छा ऐसे लिखने के काबिल हो जाएं। जो हैं हमारे दोस्त असलान साहब, आप उनसे रब्ता कर लें। हम एक ऐसे की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं इस क्लास की, तो जो उसमें इनरोल होना चाहे तो वो असलान साहब से रब्ता कर लें। इंशाल्लाह इट विल बी अ वेरी इंटरटेनिंग एज वेल एज इंफॉर्मेटिव जर्नी फॉर यू। एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको ज़िंदगी की तमाम जो आगे एग्ज़ाम्स हैं उसमें बड़ा हेल्प करेगी, इनमें भी और आगे भी। कल को आपको लगता है कि मैं जो है ना किसी और जॉब में जाऊँ, इससे बेहतर जॉब में जाऊँ, तो ऐसे उधर भी खड़ा होगा। बड़ी से बड़ी जॉब PMS CSS की है, तो उधर भी ऐसे जो है ना वो सबसे बड़ी मुसीबत होता है। तो आपका ऐसे का जो इशू है ना, आई कैन अश्योर यू, आप एक अच्छा ऐसे लिखने के काबिल हो जाएंगे। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।